ये एक पॉलिटिकल ड्रामा सीरीज है जिसमें डायलॉग ज़्यादा हैं और एक्शन बहुत कम। ये नेटफ्लिक्स पर है और थोड़ा हटकर शो है, पर काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में। इस शो की मेन कैरेक्टर केट विलर है। ब्रिटिश वॉरशिप पर एक अननोन अटैक हुआ है जिस वजह से केट को यूके में नई अमेरिकन एम्बेसडर बनाया गया है। बाकी शोज की तरह मिलिट्री एक्शन या वॉर के सीन्स दिखाने की बजाय इस कहानी में ऑफिशियल्स की मीटिंग्स और उनके बैकरूम डिसीजन पर फोकस किया गया है, जो इस क्राइसिस को हैंडल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये शो इतना कॉम्प्लिकेटेड या लेयर्ड नहीं है, इसलिए अगर आप पॉलिटिकल शोज के फैंस हैं, ये सिर्फ कैजुअली देख रहे हैं, दोनों के लिए ये मज़ेदार वॉच है। केट विलर एक अमेरिकन डिप्लोमेट है जो अपना अगला मिशन काबुल अफगानिस्तान में स्टार्ट करने की तैयारी कर रही होती है। उसने अफगानिस्तान में पहले भी कई बार काम किया है। उसका हस्बैंड हल वेलर पहले कई देशों में यूएस एम्बेसडर रह चुका है और दोनों अपना अगला फ्यूचर भी वैसे ही इमेजिन कर रहे होते हैं। लेकिन सब कुछ जल्दी ही बदल जाता है जब एक खास न्यूज़ उनके पर्सनल फोन और मीडिया पर आती है। एक ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका नाम HMS करेजियस है, ईरान के कोस्ट के पास उसमें एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है। इस अटैक में 25 रॉयल नेवी के लोग मारे जाते हैं और अब तक ये पता नहीं चला ये क्यों हुआ। यूएस एक नया यूएस एम्बेसडर यूके भेजने का फैसला करते हैं। व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ बिली और यूएस प्रेसिडेंट विलियम खुद केट को इस रोल के लिए सिलेक्ट करते हैं। ओवरसीज में केट का डिप्लोमेटिक एक्सपीरियंस काफी मायने रखता है और एक खास वजह से उस पर ट्रस्ट किया जाता है। अमेरिकन और ब्रिटिश गवर्नमेंट्स को लगता है कि ईरान इस बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे हो सकता है, और क्योंकि केट ने पहले भी ईरानी गवर्नमेंट के साथ काम किया है, इसलिए उसे ये टास्क हैंडल करने के लिए बेस्ट चॉइस माना जाता है। केट फॉरेन एम्बेसडर बनने के लिए ज्यादा एक्साइटेड नहीं थी, क्योंकि इस रोल से सभी की नजरें उस पर होंगी जो उसे पसंद नहीं। फिर भी वो हल के साथ लंदन आ जाती है। यहाँ उसकी मुलाकात डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन स्टुअर्ट और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर निकोल से होती है। ज्यादा अथॉरिटीज, खासकर यूएसए में, केट के फेवर में नहीं है। लेकिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गैनन को प्राइम मिनिस्टर निकोल के साथ केट की इस जल्दबाजी वाली मुलाकात और इस काम को लेकर फौरन राजी हो जाना उसे पसंद नहीं आता। फिर भी केट अपनी टीम और CIA स्टेशन चीफ ग्रहम के साथ मिलकर बॉम्ब अटैक के बारे में और यूके की नाजुक पॉलिटिकल सिचुएशन को समझने की कोशिश करती है। लेकिन केट को ये बात नहीं पता कि यूएसए गवर्नमेंट के कुछ और प्लान्स हैं। जब यूके का मैटर सॉल्व हो जाएगा तो गवर्नमेंट केट को और भी बड़ा ओहदा देना चाहती है। अभी के वाइस प्रेसिडेंट को हटाने की बात हो रही है और प्रेसिडेंट और व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ केट को नया वाइस प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं। HMS करेजियस पर जो बॉम्बिंग हुई थी, यूएसए और यूके दोनों को लगा ये काम ईरान का है। शिप की लोकेशन पर भी ध्यान दिया गया, क्योंकि ये इंसिडेंट ईरान के समुद्री किनारे के पास हुआ था। लेकिन इसके पीछे एक पॉलिटिकल रीजन भी सोचा गया, क्योंकि रिसेंटली यूएसए ने एक ईरानी ऑयल टैंकर को अपने कंट्रोल में ले लिया था। इसलिए ये माना गया कि ईरान अपना ऑयल वापस मांग रहा था और यूके पर अटैक करके वो यूएसए को एक मैसेज देना चाहता था, क्योंकि यूके के सबसे बड़े अलाइस में यूएसए भी आता है। दोनों देश अपनी स्ट्रॉन्ग दोस्ती के पीक पर थे, हमेशा एक दूसरे का साथ देने का प्रॉमिस करते हैं। तो ये थियरी कि ये टेररिस्ट अटैक प्रेसिडेंट रेबन को मैसेज देने के लिए था, काफी सेंस बनाता है। जब CIA ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो उन्होंने ये भी पता लगाया कि वॉरशिप उस लोकेशन पर ज्यादा देर तक नहीं थी, मतलब अटैक को ज्यादा टाइम पहले से प्लान नहीं किया गया था। इससे ईरानियों पर और ज्यादा शक होने लगा, क्योंकि वो अटैक वाले एरिया के बिल्कुल नजदीक थे। ये सिचुएशन और भी खतरनाक हो जाती है जब सैटेलाइट इमेजेस से पता चलता है कि एक स्पीड बोट वॉरशिप के करीब थी। ये बोट पहले एक छोटे से ईरानी गांव के आसपास देखी गई थी, जो ये कंफर्म करता है कि बोट असल में ईरानियों की थी। कैरेक्टर्स को शक होता है कि ये बोट HMS करेजियस के करीब जाकर उस पर बॉम्ब लगा रही थी, तो ये शायद ईरानी गवर्नमेंट ने किया हो। लेकिन केट जो एम्बेसडर है वो फौरन ही किसी भी फैसले पर नहीं पहुंचती। वो समझती है कि हो सकता है ईरान को सिर्फ किसी दूसरे मुल्क ने फंसाने की कोशिश की हो, इसलिए वो इस पूरी सिचुएशन को ध्यान से देख रही है और कंक्लूजन तक पहुंचने से पहले वो सिचुएशन को थोड़ा और समझने की कोशिश कर रही है। इस बीच डिप्लोमेटिक सिचुएशन और भी बिगड़ गई जब यूएस प्रेसिडेंट ने पब्लिकली ये कह दिया कि अगर ईरान इस हमले का जिम्मेदार पाया गया तो वो उन पर अटैक कर देंगे। इस पर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर निकोल, जो शुरू में थोड़ा संभल कर बात कर रहे थे, लेकिन जब अटैक में मरने वाले एक विक्टिम के रिश्तेदार ने उन्हें प्रेस किया तो उन्होंने भी कुछ ऐसा ही पब्लिक स्टेटमेंट दे दिया। इस वजह से यूके में ईरान को लेकर दहशत और बढ़ गई, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि डर के चलते एक ईरानी फैमिली का मर्डर कर दिया गया।
ईरानी गवर्नमेंट या उनके कुछ मेंबर्स शायद इस इंसिडेंट के बारे में जानते थे क्योंकि ये उनकी कोस्ट लाइन के बिल्कुल पास हुआ था। ईरान अपनी सफाई में अपनी बात रखता है और फिर ईरानियन एम्बेसडर यूके में ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी ऑस्टिन के साथ एक मीटिंग के लिए राजी हो जाता है, जिसमें केट को भी सीक्रेटली बुलाया जाता है। इस मीटिंग में ईरानियन डिप्लोमेट ये बात बता देता है कि एक खास रशियन शख्स रोमन लेंकोफ ने यह हमला प्लान किया था। इस डिप्लोमेट को भी जान का खतरा है क्योंकि ईरान और रशिया के बीच दोस्ती है, और फिर अचानक मीटिंग के बीच ही उस डिप्लोमेट को मार दिया जाता है। ऐसा लगता है ये मर्डर रशियंस ने करवाया है क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी इन्वॉल्वमेंट पब्लिक हो। अब केट और उनकी टीम रशियन कनेक्शन ढूंढने की कोशिश करते हैं ताकि अटैक से असली मास्टरमाइंड का पता चल सके। ईरानियन एम्बेसडर ने लेंकोफ का नाम लिया जो एक मशहूर रशियन मिशनरी है, और ये बताया कि वो क्रेमलिन के लिए काम करता है। यानी ऑफिशियली तो लेंकोफ अपना प्राइवेट ग्रुप चलाता है, लेकिन असल में वो रशियन गवर्नमेंट के साथ क्लोजली काम करता है। इस बात ने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर निकोल को इतना गुस्सा दिलाया कि वो रशिया पर सीधा अटैक करना चाहते हैं। वो अपनी टीम से रशिया के सेफ जगहों की लिस्ट तक मांगते हैं जहां वो बॉम्ब गिरा सकें, लेकिन उनकी ये सोच बहुत ज्यादा रिस्की है क्योंकि ऐसा करने से दो देशों के बीच जंग शुरू हो सकती है। पीएम निकोल की टीम इंक्लूडिंग केट इस आइडिया के खिलाफ है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इस बार कोई भी कदम उठाने को तैयार हैं, चाहे वो वॉयलेंस का ही क्यों ना हो। निकोल वॉयलेंस का जवाब वॉयलेंस से देने में कोई बुराई नहीं समझते, लेकिन केट और दूसरे डिप्लोमेट्स को इस सिचुएशन को संभालने के लिए बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा, वरना सब कुछ खत्म हो सकता है। इसलिए केट एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए रशियन एम्बेसडर से मिलने जाती है। सिर्फ केट को ही रूम में एंटर करने दिया गया, और जो कुछ वहां होता है वो काफी अजीब था। मीटिंग के दौरान रशियन एम्बेसडर ब्रिटिश गवर्नमेंट को उसके डिसीजन पर डांट लगाता है क्योंकि उन्होंने रशियन टेरिटरी पर बॉम्बिंग करने का फैसला किया था। लेकिन इस गहमा गहमी के बीच रशियन एम्बेसडर सडनली केट को एक नोट दे देता है। इस नोट में उसके लिए क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि उसे चुपके से बिल्डिंग से बाहर निकलना है और एक वाइन शॉप पर जाना है। केट वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करती है, और जब वो वाइन शॉप पर पहुंचती है वहां उसे एक और रशियन औरत मिलती है। ये औरत केट को बताती है कि लेंकोफ कुछ दिन बाद फ्रांस के एक स्पेसिफिक जगह पर आने वाला है। अब केट को ये बात क्लियर हो गई कि रशियंस खुद लेंकोफ को यूएसए और यूके अलायंस के हवाले करने वाले हैं। इसका एक ही मतलब निकलता है, रशियंस को फुल कॉन्फिडेंस है कि वो एचएमएस करेजियस के बॉम्बिंग में इन्वॉल्व नहीं है। इस अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट से केट समझ जाती है कि रशिया लेंकोफ से अपना कनेक्शन दूर कर रहा है। ये शायद वो प्रूव करना चाहते हैं कि इस टेररिस्ट एक्ट में उनका कोई हाथ नहीं था। अब केट को और भी कॉशियस होकर चलना होगा क्योंकि डिप्लोमेसी के इस गेम में सब कुछ वैसे नहीं होता जैसा दिखता है। शुरुआत में प्राइम मिनिस्टर निकोल का प्लान था कि लीबिया में लेंकोफ के इलीगल मिलिट्री ऑपरेशन पर अटैक करके बदला लिया जाए, लेकिन अब जब रशियन गवर्नमेंट ने खुद लेंकोफ का लोकेशन दे दिया तो पीएम को अपने प्लान्स में एक और चेंज करना पड़ता है, जो उन्हें काफी डिसअपॉइंट करता है। अब यूएसए और यूके गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं कि वो फ्रांस के उस विलेज में एक ऑपरेशन प्लान करेंगे जहां लेंकोफ आने वाला है, और वहां उसे अरेस्ट करेंगे। इस ऑपरेशन का मेन पर्पस ये है कि लेंकोफ से पूछा जाए कि उसने एचएमएस करेजियस पर अटैक क्यों किया और क्या वो किसी और के ऑर्डर्स पर काम कर रहा था। केट और बाकी डिप्लोमेट्स के लिए ये ऑपरेशन क्रूशियल है क्योंकि लेंकोफ को अरेस्ट करने के बाद वो सच जान पाएंगे कि क्या ये टेररिस्ट एक्ट किसी और बड़े गेम का हिस्सा था या ये सिर्फ लेंकोफ का खुद का प्लान था। केट और फॉरेन सेक्रेटरी डेनिसन को फ्रेंच जमीन पर इस सीक्रेटिव मिशन को अप्रूव करने के लिए फ्रेंच ऑफिशियल फॉरेनर से मिलना पड़ता है। पहली मीटिंग में फॉरेनर इस आइडिया के बिल्कुल अगेंस्ट होती है कि यूएस और यूके एक जॉइंट ऑपरेशन करके फ्रांस में एक रशियन आदमी को अरेस्ट करें, क्योंकि रशियन गवर्नमेंट ने खुद केट और उनकी टीम को लेंकोफ का पता दिया था। ये बात ओपनली रिवील नहीं की जा सकती और इस बात का कोई प्रूफ भी नहीं था। केट और डेनिसन फॉरेनर को समझाने की कोशिश करते हैं कि इन्हें लगा रशिया इस अरेस्ट से नाराज नहीं होगा, लेकिन फॉरेनर को ये रिस्क लेना मंजूर नहीं कि रशिया को फ्रांस के अगेंस्ट कर दिया जाए। लेकिन शाम को एक पब्लिक इवेंट के दौरान केट पर्सनल लेवल पर फॉरेनर से मिलती है, तब फ्रेंच मिशन आगे बढ़ाने की ऑफिशियल परमिशन दे देती है। केट इस बात से रिलैक्स्ड है, लेकिन फॉरेनर जो अगला सेंटेंस बोलती है वो केट को हिला कर रख देता है। फॉरेनर कहती है कि हायर अथॉरिटीज ने उसे ब्रीफ किया है कि ये मिशन लेंकोफ को अरेस्ट करने का नहीं बल्कि उसका असैसिनेशन करने के लिए प्लान किया गया है। ये बात केट के लिए नई होती है और फिर डेनिसन को भी शॉक लगता है क्योंकि दोनों को लगा था ये सिर्फ एक अरेस्ट और सीक्रेटली मिशन कर रहे हैं। केट को रियलाइज होता है कि इस मिशन पर उनका कंट्रोल नहीं है और कुछ और बड़ी प्लानिंग चल रही है जो इन्हें मालूम नहीं है।
जल्दी ही केट और उसकी टीम समझ जाती है कि लेनकॉफ को मारने का फैसला उनके हायर अथॉरिटीज ने लिया है, जिससे ये बात क्लियर हो जाती है कि लेनकॉफ को मारने का एक बड़ा रीजन हो सकता है। अगर लेनकॉफ को मार दिया जाता है तो वो कभी भी ये नहीं बता सकता कि उसने किसके ऑर्डर पर वॉरशिप पर अटैक किया था। इसका मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर निकोल खुद बॉम्बिंग में शामिल था। वो लेनकॉफ को मारना चाहता था ताकि वो कभी भी ये ना बता पाए कि पीएम निकोल ने उसे हायर किया था। उसके जिंदा पकड़े जाने से निकोल का राज दुनिया के सामने आ सकता था। जब सीजन 1 का एंड होता है तो ये डायरेक्टली कंफर्म नहीं होता कि निकोल ने अटैक प्लान किया था, लेकिन शो क्लियरली सजेस्ट करता है कि वो ही इस बिहाइंड द सीन्स ऑपरेशन का मास्टरमाइंड था। निकोल के पीएम बनने के पीछे जो वजह थी उसे शो में पॉलिटिकली रोलिंग की कॉन्वर्जेशन के जरिए दिखाया गया है। यूके के रीजन जैसे स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड और वेल्स अपने को यूके से अलग करने की सोच रहे थे। सबसे बड़ा रिस्क स्कॉटलैंड के डिसीजन का था, जिसमें ये डिसाइड किया जाना था कि स्कॉटलैंड यूके का हिस्सा रहेगा या फिर अपनी एक अलग कंट्री बनाएगा। रोलिन को पूरा यकीन था कि स्कॉटलैंड यूके से अलग होने का फैसला करेगा, और अगर स्कॉटलैंड ने ऐसा किया तो उसके देखा देखी नॉर्दर्न आयरलैंड और वेल्स भी वैसा ही करते। ऐसे में पूरा यूके टूट जाता और इस सब का जिम्मेदार प्राइम मिनिस्टर निकोल को माना जाता। यही वजह थी कि वो अपने को स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में दिखाने के लिए डेस्परेट हो गया। ऐसा करते हुए निकोल ने वॉरशिप बॉम्बिंग का फेक अटैक प्लान किया। उसने जानबूझकर 40 सर्विसमैन की जान भी ले ली, क्योंकि उसे अपनी इमेज स्ट्रॉन्ग और पेट्रियाटिक पीएम के रूप में दिखानी थी। यानी बने बनाए दुश्मन के खिलाफ लोगों को एक करना ही उसकी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी थी। सीजन की एंड में जब केट और ऑस्टिन एक बड़ा राज ढूंढ रहे होते हैं, उसी वक्त केट का हस्बैंड हल भी उस राज के काफी करीब पहुंच जाता है। केट को पेरिस में एक जरूरी मीटिंग के लिए जाना था, इसलिए हल ने चैथम हाउस में उसकी जगह एक स्पीच दी। इस कामयाब भाषण के बाद हल को एक सीनियर टॉरी पॉलिटिशियन मेरिट ग्रोव ने अप्रोच किया, जिसे किसी हाई रैंकिंग अमेरिकन ऑफिशियल से कुछ जरूरी बात करनी थी। हल ने उससे मिलने का फैसला किया और रात को रेस्टोरेंट में उनकी मीटिंग फिक्स हो गई। लेकिन केट को ये सब पसंद नहीं था, तो उसने अपने डेप्यूटी स्टुअर्ट को वहां भेजा ताकि हल की मीटिंग रोक सके। जब हल और स्टुअर्ट ग्रोव के पास जा रहे होते हैं तो ग्रोव अपनी कार का डोर खोलता है। एक खतरनाक एक्सप्लोजन होता है, जिससे पॉलिटिशियन तो मारा जाता है, पर यह पता नहीं चल पाता हल और स्टुअर्ट का क्या हुआ। ग्रोव की कार में जो बॉम्ब था वो शायद निकोल के लोगों ने लगाया था। सबसे ऑब्वियस रीजन ये लगता है कि ग्रोव ने प्राइम मिनिस्टर निकोल और वॉरशिप पर हुई बॉम्बिंग के बीच कोई कनेक्शन ढूंढ लिया था। ग्रोव को लगा कि हल जो यूएस एम्बेसडर है, इस बारे में उसे पहले बताना चाहिए, इससे पहले कि निकोल का राज खुल जाए। लेकिन ये सब कुछ कंफर्म नहीं होता और डिप्लोमेट अपने बड़े बड़े सवालों के साथ खत्म हो जाता है। यानी कि निकोल ने किस तरह से अटैक प्लान किया और क्या हल और हेफर्ड बॉम्ब में जिंदा बचे या नहीं। इसके अलावा सीजन 2 में ये भी जानने को मिलेगा कि क्या केट अगली यूएस वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए राजी होती है या नहीं। इसी के साथ वीडियो यही खत्म करते हैं। जैसे ही सीजन 2 आएगा मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। बाय, अपना ख्याल रखिए।